ओके सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। पहली क्लास में तुम लोग की एनर्जी डाउन है, ऐसे कैसे होगा? मेरे से बात करोगे तो पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है, वैसे कोई मज़ा नहीं आएगा ना। यस सर। हाँ हाँ। सो कम्युनिकेट करोगे तो मज़ा आएगा, आप भी सीखोगे मैं भी सीखूंगा, फिर है ना साथ में वो करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, आज तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कंटेंट तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा कल से। आज थोड़ा पहले एक म्यूचुअल है ना, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, लाइक कैसे कैसे चलना है, कैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ, है ना, उस तरह से। तो क्लियर कर लेते हैं ना वो चीज़ें हैं। सो एनीवे पहले थोड़ा सा मैं आता हूँ, तो पहले बताओ आप लोग कैसे हो, और थोड़ा सा ठीक हो सब लोग? यस सर, वी आर गुड। व्हाट अबाउट यू? हाँ हम भी मतलब ठीक हो गए हैं, अब थोड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे बट अब ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छे हो गए। मेरी पीएचडी अच्छी चल रही है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, टीचिंग भी अच्छी चल रही है। टीचिंग का लोड है नहीं ऐसे, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा मुझे कोई नया नया जब टीचिंग शुरू करते हो, जैसे आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो होता है क्या, शुरू में थोड़े से प्रेशर रहता है, एंजाइटी रहती है, कैसा होगा कैसे नहीं। अब मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2010-11 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब मेरी एज 14-15 साल थी तब से पढ़ा रहा हूँ। मतलब लाइक मजबूरी थी ऐसे, लेकिन अब मज़ा आ रहा है ना। शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, तो इस तरह से है। सो थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस की, कैसे कैसे क्या है, प्लानिंग कैसे होगा। अभी जैम और गेट का कंबाइंड क्लास है आज, और अभी कुछ दिनों तक कंबाइंड ही चलेगी। जो कॉमन सिलेबस है फिर सेपरेट बैच हो जाएगा अलग अलग, फिर उसके बाद अलग अलग क्लासेस चलेंगी, क्योंकि गेट में थोड़े ज़्यादा है। लेकिन मैं पिछले एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि वो लोग जो गेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आपको दो चीज़ें हैं कि आप नॉलेज के लिए आए हैं तो आप फोकस कीजिए नॉलेज पे। गेट में अच्छे रैंक लाने हैं तो सिर्फ जैम का सिलेबस भी काफ़ी। मैं इस बार गेट का एग्जाम दिया था 2023 वाला स्टैटिस्टिक्स का, मेरा इस बार 3rd रैंक आया है। मेरे मार्क्स, मैं 55 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, मेरे 2 मार्क्स के नेगेटिव गए हैं, 53 मेरे मार्क्स आए हैं। सॉरी 2 मार्क्स भी नहीं गए, मेरे 53.66 मार्क्स हैं। मैं 55 का अटेम्प्ट करके आया था, मेरे 1.33 गलत हुए हैं, नेगेटिव में गया है, ठीक है ना। तो मतलब एक्यूरेसी देखो कितनी सही है। और उसके बाद जैसे अब मैं 100 मार्क्स पे अटेम्प्ट कर सकता था गेट में, लेकिन मैंने अभी मैं गेट है ना 12 फरवरी को जो गेट एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम दिया मैंने। लास्ट ईयर भी दिया था, मेरे 21 रैंक थे लास्ट ईयर गेट स्टैटिस्टिक्स में। इस बार थर्ड रैंक है। होपफुली नेक्स्ट बार दूंगा, मन होता है, देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना फर्स्ट रैंक आ जाए, मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि और भी लोग मार्केट में, बस मैं देता हूँ जस्ट टू गेट। मेरा कोई ऐसा नहीं मैं किसी का सीट खा रहा हूँ गेट में, ऐसा नहीं। कट ऑफ फिक्स है, 25 नंबर फिक्स कट ऑफ है जनरल का, 22.5 नंबर फिक्स कट ऑफ है ओबीसी का, और आई थिंक 16.5 फिक्स कट ऑफ है एससी एसटी का। 2021 में शायद या 2022 में ओनली 88 पीपल थे जो क्वालिफाई कर पाए थे। आई थिंक पिछले से पिछले की बात कर रहा हूँ मैं। सो 1 मिनट, अभी 23 का 22 में, 2022 के एग्जाम में सिर्फ 88 लोग थे आई थिंक जो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए थे। कट ऑफ फिक्स है, मुझे याद है 2021 गेट जो हुआ था उसका भी कट ऑफ सेम था, 25 नंबर फॉर जनरल 100 में से, 22.5 फॉर ओबीसी एंड 16.5 फॉर एससी एसटी। 2021 का मुझे याद है, 2022 का याद है, 2023 का याद है, तीनों साल में सेम कट ऑफ है। 2021 में 99 लोग ही थे जो क्वालिफाई कर पाए थे गेट स्टैटिस्टिक्स। 2022 में सिर्फ 88 लोग थे जो क्वालिफाई कर पाए हैं। 2023 अभी जो एग्जाम हुआ उसका डेटा आई थिंक वेबसाइट पे आया नहीं, ये ऑफिशियल डेटा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये वेबसाइट पे आता है कि इस गेट में इस बार कितने बच्चे क्वालिफाई किए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो अभी भी शायद आएगा, 100 के आसपास ही होगा ऐसे तो मैं ये बोल रहा हूँ। और बहुत इजी है गेट एग्जाम, सिर्फ जैम का सिलेबस अगर कोई बच्चा कर लेना ठीक से तो वो अच्छा। मैं भी जो एग्जाम दिया हूँ जैम के बेस पे ही दिया हूँ, ऐसा मान लो। मैं लास्ट टाइम हालांकि क्रैश कोर्स चलाया था गेट का, मैंने प्रीवियस से पेपर कराए थे बच्चों के साथ मिलकर हमने किया था, क्योंकि मेरा भी प्रबस था, एक बार रिवीजन हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट 17 रैंक था ईशान का लास्ट ईयर गेट में, एक का आई थिंक 21 है, एंड देन 37 है, और 47 भी है, मतलब बहुत सारे बच्चे थे। क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट सभी हो गए। इस तरह से है। बाकी मैं आपके कुछ क्वेरीज लूंगा पहले, अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए गेट या जैम से रिलेटेड। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पहले वहां से स्टार्ट करता हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जैम भी कोई बच्चा ढंग से कर ले तो मेरे रिकॉर्ड रहा है पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ जैम स्टैटिस्टिक्स, उसमें जैम के बच्चा गेट का एग्जाम देता है और अच्छे रैंक ले आता है। इवन जो बच्चा बीएससी मैथ्स में किया है, अभी जो ईशान की बात कर रहा था 17 रैंक गेट स्टैट्स में इस बार था उसका, वो मेरा जैम का स्टूडेंट था स्टैट्स में,
वो मैथ्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो उसको मैं 11 12 में पढ़ाया था दिल्ली में, जब 11 12 में दिल्ली में था उस समय, तो मैं 11 12 में उसको पढ़ाया था। फिर जैम का भी मैंने पढ़ाया और वो गेट भी निकाल लिया 17 रैंक से। तो इस बार IIT कानपुर में एडमिशन लेगा वो MSc में। तो कोई बच्चा सिर्फ जैम की ढंग से तैयारी कर तो भी गेट निकाल सकता है अच्छे रैंक से। मैंने भी किया है, मैं जैम के नॉलेज पे ही मैंने बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं गेट में, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन हो गया, नॉन पैरामेट्रिक हो गया, मल्टीवेरिएट है और एक और स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये 4 एक्स्ट्रा टॉपिक है जैम के अलावा। ऑलमोस्ट बाकी सेम है। एप्टीट्यूड 5 लगा लो, एप्टीट्यूड अलग है। एप्टीट्यूड तो ईजी होता है। जो गेट वाले बच्चे, पहले मैं उनको थोड़ा बता रहा हूँ, फिर जैम पे आता हूँ। सो उसमें क्या एप्टीट्यूड तो चलो 10 क्वेश्चन है 15 नंबर के, और इजी है। 9 10th वाले या थोड़े से रीजनिंग टाइप के हैं तो वो हो जाते हैं। बाकी 4 टॉपिक एक्स्ट्रा हो गए, नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट एंड स्टोकेस्टिक। तो ये 4 टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो ये 4 टॉपिक मिला के 20-25 नंबर के बीच आते हैं, और उधर एप्टीट्यूड 15 नंबर के हैं। तो एप्टीट्यूड तो करना जरूरी है क्योंकि एप्टीट्यूड ईजी रहता है। बाकी जो गेट का सिलेबस है 5 टॉपिक को छोड़ के, जो मैंने भी बोला, तो वो बाकी जो 65 मार्क्स का वेटेज जैम का ही है। तो जैम का 100% सिलेबस गेट में 65 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, ±1 लगा लो, ठीक है ना, अप्रॉक्स। मतलब 65% जो वेटेज है गेट का, वो पूरा जैम का सिलेबस, पूरा बोल रहा हूँ, मतलब 100% सिलेबस की बात करो इंक्लूडिंग मैथ्स पोर्शन, ठीक है ना। तो पूरा बच्चा अगर जैम का सिलेबस 100% करता है अच्छे से, तो उसके गेट के 65 मार्क्स की तैयारी हो गई। प्लस 15 मार्क्स एप्टीट्यूड लगा लो क्योंकि वो ईजी होता है, तो प्लस 15 ऐड कर लो आप, तो 80 मार्क्स की तैयारी हो गई। ऐसे 20 नंबर में 20-25 के बीच में 20-22 मैं अभी आज वो बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स के किस टॉपिक से 2023 में 2022 में आए, जैम का भी और गेट का भी अभी बताऊंगा मैं। तो इसलिए आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बस हम बताऊंगा एग्जाम के बारे में, क्या स्ट्रेटजी, प्लानिंग, पास्ट रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री से सीखना चाहिए ताकि हम आगे उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले साल किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए गेट में और जैम में। मैं भी 2 साल का एनालिसिस बताऊंगा अभी, 2022 गेट, 2023 गेट, 2022 जैम, 2023 जैम, इसमें किस टॉपिक से सिलेबस के हिसाब से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए, ताकि आपको एक आइडिया लगे। और टॉप करने बता दो, इस बार सेकंड रैंक हमारा स्टूडेंट था, उसके 55 मार्क्स आए थे जैम में, 55 मार्क्स पे सेकंड रैंक था, और 59 रैंक पे फर्स्ट रैंक था जिस बच्चे का भी था, सॉरी 59 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक था जिस बच्चे का भी था, कोलकाता का ही कोई है, सो आई थिंक रामकृष्ण मिशन का है, सो उसका था। तो 59 पे फर्स्ट रैंक आया है, ठीक है, और 55 पे सेकंड रैंक है। मेरे 53 मार्क्स आए गेट में, थर्ड रैंक थे, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी थोड़े बहुत एक आइडिया दे रहा हूँ एग्जाम का आपको। और एग्जाम जैम भी बहुत इजी एग्जाम है, गेट भी बहुत इजी एग्जाम है। गेट स्पेशली बहुत इजी इसलिए भी है क्योंकि गेट का लेवल जैम के इक्विवेलेंट ही है। जो कॉमन सिलेबस है, मैं जैम के बच्चों को जो पढ़ाऊंगा तो गेट के भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जो कॉमन सिलेबस है 65 जो मैं बोल रहा था % गेट का जो जैम पूरा है, तो वो जो जैम का बच्चा है उसको गेट का वो 65% वो भी करवाऊंगा मैं, और जो गेट के बच्चे हैं उसका जैम का 100% पूरा करवाऊंगा। करवाना ही है ऐसे तो, लेकिन आपको जब मैं अभी क्रैश कोर्स एक बार पूरा कोर्स करा दूंगा, उसके बाद रिवीजन एक बार फिर से कराऊंगा। एक बार फुल कोर्स हो गया, एक बार रिवीजन होगा, फिर स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स इन द सेंस लाइक उसमें मैं क्या कराता हूँ, 2005 से, हालांकि गेट एग्जाम 1983 में स्टार्ट हुआ था गेट एग्जाम, और जैम एग्जाम 2005 में स्टार्ट हुआ था, जैम पहली बार कंडक्ट हुआ था। लेकिन गेट स्टैटिस्टिक्स का पहली बार एग्जाम हुआ 2019 में, जैम तो 2005 से ही चल रहा है। स्टैट्स का भी अलग है, मैथ्स का अलग है, 2005 से ही है। लेकिन जो गेट का एग्जाम है, पहले मैथमेटिक्स गेट में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते थे, मतलब 100 मार्क्स का है तो उसमें अराउंड 10 नंबर का लगा लो, प्रोबेबिलिटी और इन्फरेंस के क्वेश्चन आते थे। तो मैं जब क्रैश कोर्स कराऊंगा तो उसमें क्या है कि 2005 से लेके 2023 तक जैम के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, गेट के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ईयर वाइज। मतलब जैसे मान लो कोर्स खत्म हो गया, आज से क्रैश कोर्स की पहली क्लास है, तो 2023 का पेपर उठाए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 60 सारे कराऊंगा जैम में। गेट में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 65 क्वेश्चन गेट में आते हैं 100 मार्क्स के, और जैम में 60 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स में। ओके, सो ये कुछ एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, और क्या रहेगा बताना। तो ओके, आई थिंक मैं भूल गया कुछ बताना चाह रहा था। सो जैम गेट का बताऊँ, जो पोर्शन है मतलब लाइक मुश्किल नहीं है, इजी है। 55 अगर आप 50 प्लस लाते हो तो आपके अच्छे रैंक आ जाएंगे। हाँ, इसमें भूल गया कुछ पूछना चाह रहा था, आप लोग पूछो फिर याद आएगा तो बताएंगे। कुछ बताना चाह रहा था, कुछ पूछना आप लोगों को, या मैं स्टार्ट करूं सिलेबस एनालिसिस। क्रैश कोर्स का बता रहा था, ओके एक मिनट में क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दूं। हाँ, तो क्रैश कोर्स का बता रहा था ना, भूल गया। तो क्रैश कोर्स में एक एक साल के पेपर पूरा कराऊंगा। जो पुराने वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखोगे 21 में मैंने पूरे कराए थे 100%, 22 में मैंने सिर्फ 22 जैम 2022 के लिए मैंने प्रीवियस पेपर अकेले सारा डिस्कस किया था 100% क्वेश्चंस। अभी 23 एग्जाम के लिए मैंने सिर्फ स्टैट्स पोर्शन डिस्कस किया था,
और मैथ्स पसंद दूसरे सर किए थे, और इस बार फिर से पूरा 100% मैं खुद ही डिस्कस करूँगा सिलेबस का 100%। और देखो कुछ लोग होते हैं मैथ, एक्चुअली मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। स्टैट्स मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टैट्स पढ़ाना मार्केट में कोई टीचर था ही नहीं उस टाइम, जब हम शुरू कर रहे थे कोचिंग अपना पुराना वाला, तो उसमें स्टैट्स कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था। तो मैथ तो मैं भी मैथ्स में एमएससी किया था, सामने वाला भी एमएससी किया था, तो बोला मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है मैं मैथ स्टैट्स पढ़ाता हूँ। फिर स्टैट्स पढ़ाना मैंने शुरू किया, तब मुझे भी नहीं आता था, फिर पढ़ाते पढ़ाते पिछले 4 साल में अब तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, है ना। तो इस तरह से है, तो मैंने स्टैट्स सीखा है क्योंकि स्टैट्स, बाकी मैथ्स मेरा भी स्ट्रॉन्ग एरिया है। मैं आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए कैरियर एंडेवर एकेडमी दिल्ली में वहाँ फैकल्टी था 2 साल, 2017 से 2019 तक, जब मैं आईआईटी दिल्ली में एमएससी कर रहा था। तो मैं कैरियर एंडेवर में पार्ट टाइम जॉब भी करता था, ठीक है, शाम को 2 से 6 तक। मेरा लाइफ सर बहुत ऐसा रहा है, मतलब बहुत बिजी सा, स्ट्रगलिंग एंड मतलब मज़ा आता रहा है, ऐसे है ये, वैसे था। एनीवे सो मतलब सीख सकते हो आप बहुत कुछ लाइफ में। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मेरा पीएचडी देखो, अभी मेरा 1.5 साल हुआ है पीएचडी का, और 1.5 साल और है खत्म, मतलब खत्म तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑफिशियली 3 साल से पहले आप डिग्री नहीं ले सकते। तो मैं 3 साल पूरे करके मैं डिग्री ले लूंगा इस बार, तो मेरा पीएचडी 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अभी मेरे अच्छे मतलब पेपर्स काफ़ी पब्लिश हो गए, 3 तो मेरे पब्लिश हो चुके हैं, और बाकी और 3-4 लाइन में है, तो काफ़ी हो चुके हैं। सो अगर कोई बच्चा सीखना चाहे तो लाइफ से बहुत कुछ सीख सकता है मेरी लाइफ से, स्पेशली वो बच्चे जो गांव से उठ के आते हैं, हम भी गांव से आए हैं, सो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, थोड़े से बस फोकस चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने हैं, फोकस करने हैं, है ना। अभी देखो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक लैब में बैठता हूँ, मैं पीएचडी का काम करता हूँ, शाम को 6 से 12 पढ़ाता हूँ। अभी आज 6 से 11 चल रहा है, तो खींच के हो ही जाता है 11:30 इस तरह से। सो ये जर्नी रही है, बाकी आपको इस जर्नी में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदर देन स्टैट्स और मैथ्स भी। ये है क्योंकि वो लोग जो उस जर्नी को कवर किया है ना, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, है ना, कि कब कैसे टेकल करना है ना, इस तरह की चीज़ें। मैंने फेलियर बहुत देखे हैं, ऑब्वियस पार्ट है फेलियर लाइफ का, तो फेलियर भी देखें, ऑब्वियस पार्ट, आप भी फेलियर फेस करोगे। बस ये है कि रुकना नहीं है, एक फेलियर आया फिर से आप अगली ट्राई करो, अगली चीज़ें करो, बस कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जाओ। आपको पता होगा मैंने 2 बार एमएससी किया है, मैंने आईआईटी दिल्ली से मैथ में एमएससी किया, फिर आईआईटी बॉम्बे से स्टैट में एमएससी किया। मैंने क्यों किया ऐसा ना, बच्चे को नहीं आता ऐसे 2 बार एमएससी क्यों करना पड़ा। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक था, तो मैं 10वीं के बाद से ही ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसे बताता रहा हूँ तुम्हें। तो जब मैं दिल्ली में था तो मेरी सिस्टर भी साथ रहती थी, मुझे पैसे का बहुत लोड था। तो मैं बताया तुम्हें कि मैं जब आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रहा था, तो उस टाइम मैं सुबह 8 से 12 आईआईटी दिल्ली की क्लासेस अटेंड करता था, फिर 2 से 6 मैं मैट्रिक्स प्लस में जॉब करता था, और 6 से रात 10 बजे तक मैं सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 बजे से 6 बजे तक मैं कैरियर एंडेवर में जॉब करता था पार्ट टाइम उस टाइम। फिर 6 से 10 तक मैट्रिक्स प्लस कोचिंग उसी जीटीबी नगर में है दोनों, जहाँ मैं 11-12 पढ़ाता था, 6 से 10 के बीच रात को जीटीबी नगर में, और 2 से 6 में जैम और गेट और नेट जेआरएफ का मैथमेटिक्स उस टाइम देख रहा था। स्टैटिस्टिक्स में मैं घुसा हूँ 2019 दिसंबर में, मतलब 2019 में मैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लिया आईआईटी बॉम्बे में जुलाई में। तो तब मुझे लगा कि स्टैट्स पढ़ाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं जैम मैथ्स पढ़ाता था, जेडबलई मैथ्स पढ़ाता था 2010 से लेके 19 तक, और 19 के बाद अब स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ। तो जनरली स्टैट्स ही है, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ साथ में। सो ये थोड़ी मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैंने जर्नी का भी कवर की है। सो कोई क्वेरीज है आपके, या स्टार्ट करें? कुछ पूछना है किसी को? गेट एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? हाँ, गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी है, आप 3 साल ग्रेजुएशन करके कोई भर सकता है बच्चा फॉर्म, बीएससी वाला भी भर सकता है, बीटेक कोई कर रखा है 3 साल थर्ड ईयर में है, वो भी आई थिंक कर सकता है, थर्ड ईयर के बाद अप्लाई, मतलब थर्ड ईयर अपियरिंग भी कर सकता है अप्लाई। एलिजिबिलिटी ये है कि एक्चुअली एलिजिबिलिटी है कि आप बीटेक हो आपके पास, या एमएससी की डिग्री हो, ऐसे तो आगे यूज करने के लिए, क्योंकि आगे आप यूज तब कर पाओगे जब आपके पास या तो बीटेक होगी या एमएससी की डिग्री होगी, है ना, इस तरह से एलिजिबिलिटी एमएससी या बीटेक है। यस, गेट का स्कोर कार्ड का वैल्यू कितना साल तक रहता है? 3 साल तक रहता है। इस साल क्वालिफाई जो बच्चा करेगा, 2023 से मैंने क्वालिफाई किया, तो 24, 25, 26 तक मेरा वैलिड है, 26 मैं जून तक यूज कर सकता हूँ, उसमें लिखा रहता है वैलिडिटी, अगले 3 साल की वैलिडिटी है। लेकिन आप जितना जल्दी अपियर हो जाओगे, उससे पहली बार नहीं भी निकला या कम मार्क्स भी आए, तो एक पूरा आइडिया मिल गया आपको कि एग्जाम क्या है, कैसे करना है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप अपियर होगे तो आप एक्सपीरियंस के साथ अपियर होगे, तो आप पिछले बार से बेटर परफॉर्म करोगे। जैसे पिछले बार मैंने दिया एग्जाम गेट स्टैट्स का, उसमें 21 रैंक आया, इस बार 3rd रैंक आया। सो वो एक्सपीरियंस पिछले साल वाला अभी यूज हुआ है, क्योंकि इस तरह से इस बार तो टॉप कर दीजिएगा सर। देखो एक्चुअली मैं एग्जाम क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ,
तो मैं एग्जाम को समझना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए। और मैं इतना एज भी नहीं हुआ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे पीएचडी वाले मेरे साथ वाले लोग भी देते हैं, उनका तो निकलता भी नहीं है। मैं तो ऐसा हूँ चलो निकला हुआ है, टीचर भी हूँ तो एडवांटेज है मेरे पास। मेरे साथ के लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग, मेरा गेट अभी तक निकला ही नहीं है, वो देते हैं फिर भी। तो मैं भी दे देता हूँ कि एग्जाम समझने को मौका मिलेगा, दूसरा रिज्यूम में लिखने को मिलेगा कि हाँ इतना रैंक था। देख उसका इंटरव्यू में या फ्यूचर में जब आपका कोई रिज्यूम पढ़ रहा है, आपका प्रोफाइल पढ़ रहा है, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है इस तरह से। सो उसका एक इफेक्ट इसलिए मैं देता हूँ। दूसरा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे वो भी आइडिया रहे कि एग्जाम में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, आइडिया है, तो इसीलिए। बाकी देखते हैं, अगले साल अगर मन हुआ दे देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से होगा। पहले मैथ पढ़ाइए क्या स्टैटिक्स? हाँ दोनों चलेगा, तो वही डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो क्लास 6 दिन होगी ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अब आपको पता है जैम और गेट दोनों में, मैं जैसे बताया कि जैम का 100% सिलेबस जैम स्टैट्स का, गेट का 65% है, ठीक है ना। तो जैम का बच्चा गेट की भी तैयारी हो रही है, अगर जैम का पूरा सिलेबस कोई बच्चा कर लिया तो गेट का 65 मार्क्स का यूं ही हो गया उसका। अब 15 नंबर का एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड वो होता है जो छोटे मोटे रीजनिंग 9 10 वाले क्वेश्चंस आते हैं, तुम देख सकते हो, तो वो 15 नंबर का है। तो थोड़ा वो देख लेना कोई बच्चा, तो 80 नंबर की तैयारी ऐसी होगी अराउंड, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, प्लस माइनस 2-4 मार्क्स ले लेना। तो इस तरह से रफली आइडिया बता रहा हूँ। सो ये है। तो दोनों में मैथ्स स्टैट्स दोनों आते हैं, ठीक है ना। मैथ्स पोर्शन भी स्टैट्स 30-70 का रेशियो है, ठीक है। 30% 100 में से 30 मार्क्स के मैथ्स पोर्शन होंगे और 70 मार्क्स के स्टैट्स होंगे आपके। अब आपको बताओ अब कैसे रखना है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टैट्स मैथ, कैसे रखे शेड्यूल? एक दिन मैथ होगा, एक दिन स्टैट्स होगा, ऐसे चलेगा। पहले मैथ सर, फिर बाद में स्टैट्स। पहले स्टैट फिर बाद में मैथ। हाँ तो मतलब कैसे, आज तो मंडे, आज तो कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, तो कल कहाँ से स्टार्ट करें? कल मैथ से सर। मैथ से करें। सो मैथमेटिक्स पोर्शन जो होगा, मैथमेटिक्स पोर्शन कल करते हैं। देखो कोई दिक्कत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा मैथ्स में एमएससी भी है, स्टैट्स में एमएससी है। सो मैथ्स इधर मेरा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि मैथ्स में ज्यादा वर्क किया है। स्टैट्स अब स्ट्रॉन्ग हुआ है ड्यू टू टीचिंग, लास्ट 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ जैम स्टैट्स, गेट स्टैट्स का। गेट स्टैट्स लास्ट ईयर पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो उससे पहले सिर्फ जैम पढ़ाते थे। सो इसलिए मेरा स्टैट्स अच्छा हो गया है। और स्टैट्स के मार्केट में बहुत अच्छे टीचर है नहीं, क्योंकि सब लोग जॉब में निकल जाते हैं ना, क्योंकि जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टैट्स में, तो कौन टीचिंग में आके इतना स्ट्रगल करेगा, पैसे भी उतने नहीं है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाले बहुत कम अच्छे टीचर हैं मार्केट में, क्योंकि सब लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छी चीजें, कॉर्पोरेट में लाखों करोड़ों मिलता है पैसे। अगर आप अच्छा प्रोफाइल, अच्छी स्किल आपके अंदर है, तो कोई क्यों टीचिंग में वो करेगा। तो आप में जो बच्चे एमएससी स्टैट्स में कर लो आप, और प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं भी होती है तो थोड़ी बहुत स्किल सीख के आप बाहर से अप्लाई करो। हर जगह आप स्टैट्स वालों को बहुत अपॉर्चुनिटी। डेटा साइंस कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस है मिलकर, थोड़ा सा दोनों है, मैथ स्टैट्स कंप्यूटर साइंस मिलकर समझ लो, या मैथमेटिकल साइंस का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, इस तरह से है। सो डेटा साइंस ये सब आजकल चल रहा है, यही है पूरा, मैथमेटिक्स उसके पीछे है। सो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कुछ कंप्यूटर साइंस से कोडिंग वोडिंग चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें जो अब सीखा जा सकता है ना। जैसे हमारा एक स्टूडेंट था जैम 2021 में था, सौरभ, सुधांशु सौरभ है ना, सुधांशु, हाँ। तो वो अभी एनआईटी त्रिची से एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रहा था। उसने पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी, पटना यूनिवर्सिटी से बीएससी जी मैथ से। हमारा सीनियर था सर। अच्छा आपका ही सीनियर था, हाँ हाँ वही। तो देखो वो लड़का हमारे यहाँ जैम 2021 दिया था हमारे यहाँ, तो वो फिर उसका एनआईटी है ना त्रिची मिला, बहुत अच्छा रैंक जैम में नहीं था, तो आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी त्रिची मिला। फिर वहाँ से वो 52 लाख का इस बार का पैकेज था उसका, अमेजन में सीटीसी है। सो एक बच्चा बिहार से निकल के पटना यूनिवर्सिटी से मैथ बीएससी स्टैट्स में किया, फिर वो एनआईटी में गया, वहाँ अच्छा मेन है परफॉर्म करना, आपको स्किल सीखने पड़ते हैं, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया। सो मैथ, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब कहीं ना कहीं डेटा साइंस की तरफ जाते हैं। तो आप किसी भी मैथ्स में एमएससी करो, स्टैट्स में एमएससी करो, ओआर में करो या कंप्यूटर साइंस में करो, कुछ स्किल आपको कोर्स में सिखाए जा रहे हैं, कुछ स्किल आपको खुद से सीखने हैं, फिर जाके आप उस जॉब के लिए रेडी होते हो, या जॉब में आप जब जाते हो तो आपको सिखाए जाते हैं। जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपसे सिर्फ वही स्किल चेक किए जाते हैं जो आपको कोर्स में पढ़ाए गए हैं या उनकी रिक्वायरमेंट बताई गई है पहले से। बाकी जो चीज़ें आप में कमी है आप जॉब के दौरान प्रोसेस में सीखोगे ना। जैसे मैंने भी पढ़ाना जब शुरू किया था मुझे सब कुछ आता था, जब पढ़ाना शुरू किया तो प्रोसेस में सीखा मैंने। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाइफ में भी, कि आप ऐसा कभी दिन नहीं आएगा 100% रेडी हो, चलो अब स्टार्ट करते हैं, नहीं, आपको जो करना आप स्टार्ट करो, उस जर्नी में आपको बाकी चीजें आ जाएगी। आप ऐसा कभी लाइफ में कहोगे तैयारी नहीं है, एग्जाम नहीं देते हैं, या तैयारी नहीं है, ये नहीं करते हैं, नहीं, आप प्रोसेस को, जर्नी कवर करो। देखो आप रेडी हो नहीं हो, जर्नी को कवर करो। आपको जॉब चाहिए, आपके अंदर ज्ञान है नहीं, आप इंटरव्यू दो कम से कम, ताकि एटलीस्ट ये तो एहसास हो कि आपके अंदर क्या नहीं है जो सीखने की जरूरत है।
मतलब ऐसा क्या चीज है जो आपको नहीं आता है, तो आप सीख के फिर अगली बार अटेम्प्ट करोगे, है ना। तो एक्सपीरियंसेस बहुत बड़ी चीज है, इवन ज्ञान से ज़्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। सो है ना, पब्लिक डीलिंग जैसे आप सुनोगे कोर्स इस तरह के आते हैं कि जो जॉब इंटरव्यूज में क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी बहुत मैटर करती है, आप किस तरह सोचते हो चीज़ों को लेके, ये सब भी थोड़ी बहुत मैटर करती है। हम नॉट डूइंग पर्सनल, मतलब वो पर्सनैलिटी टेस्ट टाइप का। यहाँ भी इवन आप डेटा साइंस इंटरव्यू दोगे, वहाँ भी ये सब चेक किए जाते हैं, क्योंकि ये जो स्किल और ज्ञान तो एक चीज़ है, तब ठीक है, आदमी का सक्सेस उसका मेंटल एबिलिटी डिसाइड करता है। कोई कमजोर, मैं बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरा मेंटल एबिलिटी इतना सही है कि मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, मैं ट्राई जरूर करूंगा, फेल हो जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। ये जैम स्टैटिस्टिक्स जब हमने 19 में स्टार्ट किया, तो मुझे स्टार्ट नहीं आता, हमने स्टार्ट किया कि चलो ट्राई करके देखते हैं, तो देखो चल गया, तो आज इतना आगे हैं। मुझे खुशी है कि चलो कम से कम मुझे इतना नॉलेज हुआ, मैं थोड़ा बहुत बच्चों को हेल्प कर पा रहा हूँ, मेरा पीएचडी उस वजह से अच्छा हो गया। सो जर्नी अगर कुछ करना है आपको, तो यू जस्ट स्टार्ट विदाउट कंसीडरिंग वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। आप उस प्रोसेस के बाद कैपेबल हो जाओगे, अगर आपने जर्नी कवर कर ली एक बार, तो खुद ही कैपेबल हो जाओगे। ये चीजें हैं। एनीवे, और कोई क्वेरी है? तो अभी क्या करते हैं, टीटीएस में मैथमेटिक्स पोर्शन, एमडोक में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, ठीक है। और सिलेबस बिल्कुल लाइन बाय लाइन, कोई स्किप नहीं होगा। मतलब अगर पढ़ा रहा हूं, मान लो ये जैम का, ये गेट का सिलेबस है, तो यहां से अभी तो गेट नहीं, अभी तो मैं जैम पढ़ाऊंगा, जब जो रह जाएगा जो चीज है वो हम गेट वाले में सेपरेट कराएंगे। तो मैं थोड़ा जैम का सिलेबस ओपन कर लेता हूं। तो शुरू तो जैम से ही करेंगे। तो जैसा ये है, अगर मैथ पोर्शन स्टार्ट करो तो यहां से स्टार्ट करेंगे कि सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, आपको दिख रहा होगा ये। सो यहां से स्टार्ट करेंगे सिंपली कि सीक्वेंस ये क्या है, ये एक एक टॉप पर डिस्कस करेंगे। फिर ये मैथमेटिक्स पोर्शन है, चलता रहेगा। फिर स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इस तरीके से, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा। बाकी गेट में भी ऐसे ही, अगर आप गेट सिलेबस दिखाऊंगा आपको मैं, तो ये कैलकुलस पोर्शन है। एक्चुअली इन्होंने कैलकुलस नाम दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसमें सब है, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी, सीक्वेंस ऑफ रियल। देखो अब यहाँ सीक्वेंस स्टार्ट हो गया, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस दिस। फिर आगे जाके सीक्वेंस सीरीज हो ही गया। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। अब यहाँ से कैलकुलस आ गया इसके अंदर। ये एक सीक्वेंस सीरीज था ना, उधर पॉइंट सेट टोपोलॉजी हो गया। सो इधर फिर आ गया फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, इस तरह से। सो इसमें मतलब इन्होंने पूरा इसमें रियल एनालिसिस और कैलकुलस दोनों मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस और इस तरह से मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब है। फिर यहाँ मैट्रिक्स थ्योरी इन्होंने नेम दिया है, गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है ये। तो इसमें मैट्रिक्स में क्या है कि सबसेट ऑफ आरएन, सीएन, स्पैन, लीनियर दिस। सो ये सब लीनियर अलजेब्रा हो गया एक्चुअली। तो मैथमेटिक्स पोर्शन में मेनली ये दो पोर्शन में इन्होंने सारा लिख दिया सिलेबस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, ये प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में इन्होंने क्या लिख दिया, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट, रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल यहीं पे लिख दिया, जबकि जैम में इन्होंने रैंडम वेरिएबल अलग टॉपिक लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट वही है, लिखने का सिलेबस इन्होंने इस तरह लिखा है। और पीडीएफ इस तरह से है एंड ऑल दैट। फिर स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये जैम में नहीं है। एस्टिमेशन है, टेस्टिंग भी है। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जैम में नहीं है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस जैम में नहीं है। रिग्रेशन जैम में नहीं है। और ये जो चार टॉपिक जो जैम में नहीं है, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट, नॉन पैरामीट्रिक और ये स्टोकेस्टिक, इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 20-22 नंबर का है, मैक्सिमम 25 नंबर का है, 20-25 नंबर का है, ठीक है ना। कोई पेपर एनालिसिस कर लो, 19, 20, 21, 22, 23, 5 गेट के पेपर हो चुके हैं। छठा पेपर 24 में होगा, है ना। गेट 2019 में स्टार्ट हुआ था, गेट स्टैटिस्टिक्स एज अ सेपरेट पेपर। तो ये है, बाकी यही सिलेबस है, तो कवर करेंगे। और चलिए तो थोड़े बहुत आते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस का ये है कि सो ये रखेंगे शेड्यूल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, सीटीएस, मैथमेटिक्स। अब आते हैं थोड़े एनालिसिस पे आ जाते हैं। और किसी का कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। देखो मेरे क्लास में कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो, ऐसा कोई डाउट क्लास होगा, क्लास शुरू होते ही कुछ डाउट डिस्कस कर सकते हैं, एंड में हम कुछ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। आप जैसे कोई आपके पर्सनल डाउट्स है अकेले, तो जनरली मैं व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन लिख के भेजना मैं पसंद नहीं करता हर बच्चे को, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि क्लास में डिस्कस करते हैं, 1 घंटा क्लास अटेंड कर लेंगे। जिन बच्चों को जैसे क्लास खत्म हो गई, अब आपके डाउट्स हैं तो आप कंटिन्यू करो, बाकी जिनको हो गया तो वो लीव करके जा सकते हैं मीटिंग। तो बाकी हम डाउट्स कंटिन्यू करेंगे जब तक आपके डाउट्स चल रहे हैं, अगले 1 घंटे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इस तरीके से और मैं पढ़ाता हूँ सीखने के लिए, मैं असली पर्पस बताऊंगा तुम्हें
कि मैं पढ़ाता हूँ सीखने के लिए। मैं आज इतना अच्छा मतलब लाइफ में कर रहा हूँ तो मुझे लगता है सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है पढ़ाते हुए। सो आप लोग भी, अगर आप लोग टीचिंग करते हो तो आपको पता होगा कि जितना पढ़ाने या सीखने को मिलता है उतना पढ़ने से नहीं मिलता है। सो है ना, अगर आप पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत टीचिंग वूचिंग करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे वेटेज का है मार्क्स का ना। ओके, सो जैम, पहले जैम से स्टार्ट कर लेते हैं। जैम एमएस, ठीक है, 2023 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ये 12 फरवरी को हुआ था। इस बार कोइंसिडेंस था कि जैम एंड गेट का पेपर एक ही दिन पड़ गया था। 9 से 12 सुबह गेट का एग्जाम था स्टैट्स का, और 12 से 3 में शाम को जैम का एग्जाम था स्टैटिस्टिक्स का ही, है ना। सो थोड़ा सा कुछ बच्चों का सुविधा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के सेंटर अलग अलग थे तो दिक्कत है। एक जगह सेंटर हो कोई दिक्कत नहीं है, सो अलग अलग सेंटर थे तो दिक्कत था। चलिए, तो इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स जो आपके हैं जैम में। सिलेबस आपने देखा ही है, तो पहला टॉपिक क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। दूसरा टॉपिक क्या है सिलेबस में, सो मैं एक बार सिलेबस में ओपन कर देता हूं। सो अच्छा, तो यहाँ पे और वो गेट वाले बच्चे हैं तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़े ईगो पे मत लाए। ईगो इन द सेंस क्या होता है कि वो लगता है सर जैम का आप करवा रहे हो पेपर, जैम का सिलेबस। आप यकीन मानो, पिछले बार भी हमारे पास बच्चे गेट बैच में आईआईटी कानपुर से एमएससी कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आईआईटी तिरुपति से कर रहे हैं, वो सब बच्चे थे। लेकिन उनसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारे जैम वाले बच्चों ने किया है। ये सच्चाई आपको, क्योंकि वो बच्चे थोड़े जो आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, तिरुपति में जैम निकाल के गए हुए हैं, तो उनको लगता है सर क्या जैम का पेपर करें, जैम का तो आता ही है। वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और फिर उस वजह से उनका गेट का एग्जाम खराब हो जाता है। और वो बच्चा जो सिर्फ जैम की तैयारी किया, वो गेट में उनसे अच्छा परफॉर्म किया है। सो इसीलिए बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये नहीं लगे हम तो उस लेवल पे आ गए फिर वापस जैम की तैयारी कर रहे हैं या जैम के चीजें कर रहे हैं। क्योंकि वो सीखने में क्या है, एक लेवल होता है। आप अगर रिपीटेडली स्टडी करोगे तो चीजों को बहुत डीपली समझोगे। आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ोगे, 11वीं बार भी जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ नया सीखने को मिल सकता है, भले बहुत कम हो लेकिन सीखने को जरूर मिलेगा। तो इस तरह से बच्चे बोलते हैं कि सर जैम का मतलब क्यों दोबारा करना है, क्योंकि और होता क्या है, जैसे अब मैं देखता हूँ गेट वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं, स्टोकेस्टिक हो गया, नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन, इधर एक और रह गया ना, कौन सा रह गया, नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन, स्टोकेस्टिक, और कौन सा पोर्शन रह गया भाई, 4 है ना, बोलो बोलो। गेट वाले कोई बच्चा है, मल्टीवेरिएट, हाँ यस। सो होता है कि बच्चे इसमें ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उनको लगता है पीछे की चीजें उनको आती है, लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाते। फिर तो आपको जो चीजें आती है उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करके और स्ट्रॉन्ग कर लो। और ये 20 नंबर के हैं, करो इसको भी, छोड़ना नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन ऐसा नहीं पूरा वेटेज 20 नंबर पे ही पूरा दिमाग लगा रहा है। एग्जाम में वो भी 20 नंबर का नहीं होता है उससे, क्योंकि उसका लेवल एमएससी है ना, जो ये एक्स्ट्रा टॉपिक एग्जाम कर उसका लेवल एमएससी है, तो उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, और आप उतने अच्छे से एमएससी में समझते भी नहीं हो क्योंकि आपको पास करने के लिए पढ़ते हो आप। तो इसीलिए क्या होता है, एग्जाम में अच्छे रैंक लाने हैं तो आप उस चीज़ पे फोकस करो जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है या जो इजी है। जैसे जैम और गेट के आप देखोगे कॉमन पोर्शन में सेम ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देखोगे एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे, बस वो नंबर बदल दिए, थोड़े से ये बदल दिए, सेम ही क्वेश्चन दोनों गेट और जैम में सेम। इवन इस बार का बता रहा हूँ, जैम 2023 डिफिकल्ट था दैन गेट 2023। क्वेश्चंस आप देखोगे तो इस तरह से गेट का पेपर इजी था, जैम का डिफिकल्ट था। कॉमन सिलेबस पे बात कर रहा हूँ कि गेट में जो क्वेश्चंस आए उसी टॉपिक के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इजियर थे दैन गेट में जो आए वो इजियर थे दैन जैम। जैम में डिफिकल्ट थे, जैम पेपर इसमें बहुत डिफिकल्ट था, जैम पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है। 20 तक ठीक था, 21 में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, 22 में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, 23 में और डिफिकल्ट हुआ, अभी बहुत डिफिकल्ट था। अच्छा, जैम 2022 से 30-70 हो गया था रेशियो, पहले था 60-40 का, मतलब
2021 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में 15 से लेके 21 तक का 40% मैथ्स आता था, 60% स्टैट्स आता था। 22 में इन्होंने क्या किया, वो कर दिया कि 22 में 60% नहीं, अब 70% स्टैट्स क्वेश्चन होंगे, 30% मैथ्स के होंगे। तो स्टैट्स के वेटेज बढ़ा दिया 22 और 23 में। तो इसलिए मैं 22-23 का तो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आए। चलो, तो मैं यहाँ सिलेबस खोल रहा था ताकि आप देख सको टॉपिक्स। सो इसलिए कोई गेट वाला बच्चा जैम को बिल्कुल सीरियस लो, अंडरस्टिमेट नहीं करना, बिल्कुल सीरियस लो, अच्छे से तैयारी करो। जैम के एक एक क्वेश्चन जो है पिछले 5 से लेकर 23 तक के आप 10-10 बार सॉल्व करो एग्जाम के एंड तक, कि आपके कॉन्सेप्ट एक एक टिप पे होने चाहिए। इवन गेट के भी, सिर्फ जैम के भी नहीं, गेट के भी। तो हालांकि मैं कॉमन पोर्शन तो जैम वालों को भी गेट कराता हूँ, गेट वालों को जैम कराता हूँ, इस तरह से अप्रोच रहता है। तो देखो, पहला पोर्शन क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हो गया। अगर मैं इससे बताऊं आपको, तो इस टॉपिक से ये सीक्वेंस सीरीज का जो सिलेबस है 2023 में, इससे 3 क्वेश्चन आए थे 5 मार्क्स के। ये रफली एनालिसिस है, थोड़े 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने पेपर एक बार देखा है वैसे, मतलब एटलीस्ट अंदाजे तीर चलाने से अच्छा है कि एक आइडिया हो, इसलिए मैंने एक बार पेपर देखा, लिखा है, तो हो सकता है 1-2 मार्क्स छूट गया हो, एक्स्ट्रा ऐड हो गया हो, तो वो प्लस माइनस देखना, बट रफली यही है। सो 3 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। जो दूसरा टॉपिक आपके पास यहाँ पे है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 और 2 रियल वेरिएबल्स, सो डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस ही लिखता हूं सिर्फ। इससे जो थे 8 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चंस थे टोटल, 8 क्वेश्चन और 13 मार्क्स का था, ठीक है। फिर जो तीसरा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, जो इंटीग्रल कैलकुलस जैम का सिलेबस है, उससे एक्चुअली जो इस साल था टोटल मेनली मैं 2 क्वेश्चन, हो सकता है 1-2 हो गया हो, 4 मार्क्स के थे। सो इस तरीके से रफली एनालिसिस तुम्हें मिल जाएगा कि ये तुम भी देख सकते हो, इसमें मैंने देखा, पेपर तो तुम्हारे पास है, वेबसाइट डाउनलोड करके तुम भी चेक कर सकते हो कि इस सिलेबस से कितने हैं। तो मैंने किया तो मुझे रफली ऐसा दिखा। सो इस तरह से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, बट एक एनालिसिस एक हमारे पास है। सो इंटीग्रल कैलकुलस 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, ठीक है। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मतलब लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो इससे जो है आपके आए 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स के कंट्रीब्यूशन था, 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन था। अब ये हो गया मैथ्स पोर्शन खत्म। अच्छा, ऐड करके देखो सही लिखा है क्या? अच्छा, 2 नंबर कहीं मैंने खाया है, ऐसा है क्या? क्योंकि 30 के होने चाहिए ना, 13, 5, 18, 30 सही है ना? देखो ऐड करो मार्क्स एक बार। हाँ 30 सही है, ओके। और क्वेश्चन 8 3 11 2 13 5 18, ओके, ठीक है ना। 6 3 18, ओके। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, मैं ये बोल रहा था 30% जो वेटेज का मैं चेक कर रहा था। सो ये मार्क्स में 30 मार्क्स का है, और मार्क्स ये मैथ्स पोर्शन है, ठीक है ना। ये जो 4 आपको देख रहे हो यहाँ पे, ये मैथ्स पोर्शन है। सो ये 30 मार्क्स का है, टोटल 18 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 60 का 30% कितना हो, 6 3 18, 18, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली, मतलब एक्यूरेट है, नो प्रॉब्लम। सो टोटल आपके पास 18 क्वेश्चन है, मैथ्स पोर्शन से आते हैं। 60 में से 18 ही होंगे, 19 और 17 नहीं होगा। 18 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के ही होंगे, 31 या 29 नहीं होगा, ठीक है। सो ये हो गया मैथ्स पोर्शन का। कोई क्वेरी हो बीच में पूछ सकते हो, ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पोर्शन जो है, सो ये कितने लिख दिए, 4 टॉपिक लिख दिए ना, 4 टॉपिक, ओके। 5वां टॉपिक जो है यहाँ पे आपके पास, जो अब 5th टॉपिक है, देखो। सो जो 5th टॉपिक यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी। सो जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी क्लास 12th वाली है। ये प्रोबेबिलिटी है क्लास 12th वाली, अप्रॉक्स 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, अदरवाइज क्लास 12th एनसीईआरटी जो है, 11-12 की एनसीईआरटी, उसी का सिलेबस है ये। अब देखो, मैं जहां बच्चों को जो पढ़ाता हूँ, तो मैं 11-12 पढ़ने के भी रिकमेंड करता हूँ कि एक बार 11-12 की प्रोबेबिलिटी कर लो, उसमें ये इसमें हेल्प करेगा तुम्हें, है ना। अब वहां बच्चों को युवा नहीं लेना चाहिए कि सर जैम कर लिए, बीए से क्या 11-12 पे आएंगे। तो क्यों, हमें सीखना है भाई, तो क्या दिक्कत है, सीखने के लिए हम तो लेवल जा सकते हैं ना। सो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, सो उससे इस बार 3 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के ही थे। पिछले बार ज्यादा थे, अभी मैं 22 का भी बताऊंगा, अभी मैं 23 का बता रहा हूँ, 22 में ज्यादा थे। सो कभी 4 नंबर का, कभी 6 नंबर का, कभी 8 नंबर, कभी 10 नंबर का भी आया है इस पोर्शन से, 100 में से। तो इस बार 3 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के थे कंट्रीब्यूशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है
यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, सो इससे जो आपके कंट्रीब्यूशन है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के, वो है 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स। 7th टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस टॉपिक से आपके स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट से थे 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स, ठीक है। 8वां टॉपिक है आपके पास मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट एनालिसिस नहीं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिसिस अलग सब्जेक्ट है। सो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसमें क्या है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का, 5 क्वेश्चन थे 9 मार्क्स के, ठीक, 5 क्वेश्चन थे 9 मार्क्स के। अगला टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ स्पेस तो है नहीं। सो 8वां 9वां हो गया स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज क्या है, तो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट से 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के, ठीक। अब 10वां जो है टॉपिक अगला है, क्या है, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट हो गया लिमिट थ्योरम्स। सो लिमिट थ्योरम्स मतलब वीक लॉ लार्ज नंबर सब होगा ना इसमें, हाँ, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये सब। तो वीक थ्योरम्स, सॉरी लिमिट थ्योरम्स, लिमिट थ्योरम से इस बार जो क्वेश्चन थे ये 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, तो 4 क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। 11 टॉपिक जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इससे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स। 12th है एस्टिमेशन, ठीक है ना, सो 12th है एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन से जैम में आए इस बार 9 क्वेश्चन 17 मार्क्स, सो 9 क्वेश्चन 17 मार्क्स, ठीक। आगे एस्टिमेशन के बाद एक ही टॉपिक होगा हाइपोथेसिस, है ना। तो मैंने एस्टिमेशन इसमें पूरा एस्टिमेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन को इसमें ले लिया है। सो नाउ हमारे पास है, इसी में लिखता हूँ क्या अलग पेज बनाऊं। सो एक मिनट, ठीक है, नहीं लिखता हूँ ना। 13वां टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उससे आए 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, सो 5 क्वेश्चन थे 8 मार्क्स के। सो ये आपका वेटेज है। अब आप चाहो तो एक बार ऐड कर सकते हो, हालांकि मैंने ऐड करके चेक कर लिया है, मतलब टोटल, तो टोटल 100 मार्क्स बनेगा और 60 क्वेश्चन बनेंगे। पोर्शन वाइज भी देख ही लिया है कि 30 मार्क्स के मैथ्स पोर्शन थे, 18 क्वेश्चन थे, तो बाकी जो बचे आपके वो 42 क्वेश्चन होंगे, है ना, और उसमें 70 मार्क्स के मैथ्स पोर्शन है। सो ओके है, इसमें कोई क्वेरी है किसी को? सो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा 100% सिलेबस है जैम एमएस, उसमें जो मैथ्स पोर्शन है उसमें 18 क्वेश्चन होंगे और इसका कंट्रीब्यूशन होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। जो स्टैट्स पोर्शन है उसमें टोटल कितने 42 क्वेश्चन हो गए, सॉरी देख लो एक बार, 42 क्वेश्चन है और 70 मार्क्स। तो ये चेक करना, मैं सिली मिस्टेक्स कई बार कर देता हूं, तो एक बार चेक करना है, ठीक है, कि 18 प्लस 42 60, 30 प्लस 70 100। सो टोटल जैम में 60 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, ओके। तो ये तो हो गया जैम 2023 का। अब अरे थोड़े आज लोग बोर हो रहे होंगे, लाइक जैम वाला गेट भी सुन रहे, मतलब ऐसे कोड कंटेंट तो सेम ही है, लेकिन यहाँ सिलेबस से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। तो ये तो हो गया जैम एमएस का आपका। जैम एमएस 2023 का मैंने आपको यहाँ एनालिसिस बताया, ठीक है। सो ये जो एनालिसिस थे, ओके, सीक्वेंस सीरीज 5 मार्क्स 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल कैलकुलस 13 मार्क्स 8 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस 4 मार्क्स 2 क्वेश्चन,
मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 8 मार्क्स 5 क्वेश्चन। इधर प्रोबेबिलिटी जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है उससे 4 मार्क्स 3 क्वेश्चन। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन 7 मार्क्स 5 क्वेश्चन। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन 7 मार्क्स 4 क्वेश्चन। और मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन 9 मार्क्स 5 क्वेश्चंस। एंड देन स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, टोटल 4 मार्क्स कंट्रीब्यूशन था। लिमिट थ्योरम से 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, और मतलब ये नहीं ईच क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 मार्क्स, टोटल 4 क्वेश्चन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 8 मार्क्स के थे और 5 क्वेश्चंस थे। एस्टिमेशन 17 मार्क्स के 9 क्वेश्चन थे, और हाइपोथेसिस में 8 मार्क्स के थे। टोटल मतलब ये पोर्शन 8 मार्क्स का था, 5 क्वेश्चन इसके आए थे। तो ये हो गया जैम एमएस का 2023 का एनालिसिस। अब आते हैं गेट 2023 का, देखते हैं। सो गेट 2023 में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, ठीक। गेट 2023 में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, ओके। यस, तो अगर गेट का सिलेबस मैं ओपन करूं तो अभी क्या भी था, सो लाइक मुझे क्या करना है, ये क्यों खुल गया। यस, तो ये आपका सिलेबस है गेट का। चलिए तो देखते हैं इसके हिसाब से कि 2023 में कितने मार्क्स के किस टॉपिक से आए थे। ये सिलेबस है और इसका एनालिसिस देखते हैं। सो जो पहला टॉपिक लिखा है कैलकुलस, ठीक है ना। सो जो फर्स्ट टॉपिक कैलकुलस लिखा है, इस कैलकुलस पोर्शन, इसमें सब है ना। कैलकुलस में एनालिसिस भी है, सीक्वेंस सीरीज भी है। सो इस पोर्शन से, तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि कैलकुलस तो ठीक है, इससे भी पहले पोर्शन आता है। जो शुरू के जो पोर्शन होते हैं एग्जाम में, वो लिखा नहीं इन्होंने, क्योंकि एप्टीट्यूड पोर्शन कॉमन है। गेट के जो भी पेपर्स होते हैं सब में एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के सब में आते हैं, हर पेपर में। गेट के जो भी पेपर है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर्स हैं, मान लो सुबह 9 से 12 फरवरी को जो भी पेपर हुआ होगा, कि स्टैट्स का भी था, साथ में और भी 8-10 पेपर हुए, क्योंकि गेट 50 से ज्यादा सब्जेक्ट में होते हैं जहां तक मुझे पता है। तो उस शिफ्ट में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें कॉमन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, एक मतलब सारे में सब में सेम ही क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड के उस शिफ्ट में, है ना। नेक्स्ट शिफ्ट में अलग होगा, तो इस तरीके से। सो जो पहला पोर्शन है वो तो मैं एप्टीट्यूड लिख देता हूँ। सो एप्टीट्यूड से आते हैं टोटल 10 क्वेश्चन होगा, और इसका कंट्रीब्यूशन 15 मार्क्स का है, जो कि बहुत ईजी होता है। मुझे जहां तक आइडिया, इस बार मेरे शायद 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स आए थे शायद, कुछ मार्क्स काट नेगेटिव काट के जाते हैं ना उसमें। 10 क्वेश्चन में 8 या 9 सही थे, मतलब इजी होते हैं ये। और मैं लास्ट ईयर एप्टीट्यूड पढ़ाया भी था बच्चों को, तो उसका भी एक बेनिफिट मिला था। सो इस तरह से। दूसरा जो है, जो सेकंड कैलकुलस पोर्शन है, उसमें आपका 8 क्वेश्चन थे, 13 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन था। 8 क्वेश्चन आए, 13 मार्क्स का था। सो ये एक कैलकुलस पोर्शन जो दिख रहा है आपको टॉप पे, उसमें। फिर तीसरा जो है आपका थर्ड मैट्रिक्स थ्योरी, इसमें नाम दिया ना, लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली। सो जो मैट्रिक्स थ्योरी है, सो मैट्रिक्स थ्योरी से आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है और 8 मार्क्स के थे ये इस बार गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स पेपर में। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है, अब यहाँ फोर्थ क्या है, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो मतलब प्रोबेबिलिटी में सब कुछ है, इसमें प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया, रैंडम वेरिएबल भी दे दिया, एमजीएफ क्वांटाइल से सब है। सो प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है इससे आए थे 3। अच्छा, एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने अलग से टॉपिक वाइज बताया। मैंने ये कहा था ये प्रोबेबिलिटी पोर्शन जैम में भी है,
ये जैम में भी है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस नहीं है, एस्टिमेशन जैम में है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैम में है। तो जो भी जैम का पोर्शन है स्टैट्स का, मतलब मैंने जैसे कहा आपको, तो ये तो मैथ्स पोर्शन हो गया, तो मैथ्स का मैंने अलग कर दिया। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है जैम का, जस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स नाम से एक साथ ही काउंट कर लिया है मैंने, कि जो भी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जैम वाला पार्ट, ये जैम वाला पार्ट, जैम का स्टैट्स पार्ट जो है ना, जो वहां 70% है, तो वो यहाँ पे कितने मार्क्स के आए हैं, तो वो इस बार टोटल 30 क्वेश्चन थे, 45 मार्क्स के थे। ठीक है, ये क्या बता रहा हूं मैं, फिर से समझाता हूं, इसमें किसी को क्वेरी हो तो पूछ लेना अगर कहीं डाउट हो रहा हो तो। ये 30 क्वेश्चन 45 मार्क्स के हैं। ये 30 क्वेश्चन कौन से हैं, जो जैम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है ना, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चन थे 45 मार्क्स के। इसमें से बात करूं तो इसमें हो गया, जैसे इन पोर्शन का एक साथ मैंने ऐड कर लिया, ये प्रोबेबिलिटी पोर्शन, स्टैंडर्ड एंड डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, मतलब स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंक्लूड कर लिया, फिर एस्टिमेशन और टेस्टिंग, ये सब इंक्लूड कर लिया। तो वो सब मिला के टोटल 45 मार्क्स के। अब देख लो, कोई बच्चा अगर सिर्फ जैम वाला तैयारी कर रहा है, मैं उसकी बता रहा हूँ, जैम वाला बच्चा अगर एग्जाम दे तो 45 मार्क्स ही हो गए। 8 मार्क्स ये भी कर सकता है, क्योंकि वहां भी जैम में भी है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस वहां भी है, 13 मार्क्स भी ट्राई कर सकता है वो। एप्टीट्यूड माने तो करो, नहीं तो नहीं करो। तो कितने हो गए ऐसे अभी देखेंगे तो, 21 नंबर ये और 45 ये, कितना हो गया, 61 नहीं, ज्यादा हो गया, 66 ऐड करना। बताओ भाई, 13 + 8 + 45, 66। तो ये जो 66 मार्क्स जो मैं बता रहा हूं, मैं 65 बताया था ना अप्रॉक्स, तो ये 66 मार्क्स जो हैं, ये जैम के सिलेबस का है। मैं ये बोल रहा हूँ 15 नंबर एप्टीट्यूड छोड़ दो, और बाकी जो 24 नंबर के एक्स्ट्रा सिलेबस है, स्टोकेस्टिक, नॉन पैरामेट्रिक, मल्टीवेरिएट और रिग्रेशन, वो हटा दो। तो ये 5 टॉपिक हटा दो, तो राउंड ये 65 मार्क्स के सिर्फ जैम के कंटेंट है। तो एग्जाम वाला बच्चा जब गेट दे रहा है ना, तो वो ये 65 मार्क्स का अटेम्प्ट करेगा ही। एप्टीट्यूड उसकी मर्जी है, करना चाहे तो करेगा, स्टोकेस्टिक, नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट मन है तो करेगा, तो नहीं अटेम्प्ट करेगा, लेकिन ये तो करेगा ना। और इस 65 में अगर वो चाहे तो अगर 40 भी ले आया, तो इस बार 40 मार्क्स पे ईशान के 17 रैंक थे, 40 से कम ही था जहां तक मुझे आइडिया है, यस, ठीक है ना, तो उसके 17 रैंक थे। सो इसलिए मतलब मैं उन लोगों को बोला जिनको जैम, कुछ लोगों को पीएचडी करनी है, आप में से जो गेट वाले बच्चे हमारे आए हैं, उनको पीएचडी करनी है। तो पीएचडी में क्या होता है कि जस्ट आप अगर एक डिसेंट रैंक आपके आ गए, फर्स्ट रैंक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एडमिशन के बाद फेलोशिप उतनी ही मिलनी है आपको, जो इंस्टीट्यूट पे करती है 35,000, बाद में पहले 31,000, फिर बाद में बढ़ने वाली है, भी हो सकता है 40-45 हज़ार महीने का हो जाए, पीएचडी के दौरान मिलेगा। और अगर उसमें भी आप पीएमआरएफ की तरह सेलेक्ट हो जाते हो, एडमिशन ले लो आप गेट के थ्रू, फिर पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर दो उसी समय। पीएमआरएफ में हर महीने 70,000 पर मंथ मिलता है, स्टार्टिंग के 2 साल, अगले 1 साल 75,000 पर मंथ मिलता है, अगले 2 साल 80,000 पर मंथ मिलता है। पीएचडी ऑफिशियली 5 साल की होती है, 5 साल तक फेलोशिप, कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे भी मिलती है। कुछ लोगों का पीएचडी करने में 6 साल, 7 साल, 8-8 साल लगते हैं। मेरे इस सर के अंडर जो पहले 3 बच्चों ने पीएचडी किया है, एक के 6 साल लगे, एक के 7 साल, एक के 8 साल लगे हैं, 3 निकले। मैं चौथा स्टूडेंट हूँ यहाँ पे उनके अंडर, और मेरे 3 साल में हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है बच्चों पे, सबके अलग, कुछ एरिया का भी होता है, कभी आपके ऐसे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो जो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ होते हैं ईजी है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है जल्दी कर लिया, या कोई बच्चा बहुत कमजोर है नहीं कर पाया, नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हो ना, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप, तो वो सब भी है ना। सो जैसे गूगल जिसने बनाया था, अब गूगल का फाउंडर देखो, वो भी पीएचडी कर रहा था उसमें, तो उसके पीएचडी थीसिस का ही पार्ट है ये गूगल, उसने पीएचडी करते करते गूगल बना दिया। जो गूगल आप कंपनी जानते हो, गूगल कब आई थी, 1996 में आई थिंक, वो पीएचडी कर रहा था स्टैनफोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी में, जिसने गूगल बनाया है, ठीक है ना। सुंदर पिचाई जो सीईओ है, मतलब जिसने बनाया 1996 में गूगल आया था ना, तो उसका भी ये पीएचडी का थीसिस का पार्ट ही है ये, जो गूगल बाद में कंपनी बन गई, तो इस तरह से है। सो क्या सॉल्व करना चाह रहे हो वो डिपेंड करता है ना, इस तरीके से। एनीवे तो मैं क्या बता रहा था, तो ये पोर्शन यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बचा एक्स्ट्रा टॉपिक। एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब, एक तो ना मैं ही इतना बोले जा रहा हूँ, तुम में से कुछ डाउट हो तो पूछ लेना है ना, वरना मुझे लग रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, ऐसे ही खड़ा होकर बोलते जा बोलते रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ हो मन में तो पूछ लिया करो, डरने की जरूरत है नहीं। मैं रेयरली डांटता हूँ किसी बच्चों को, और मैं बहुत दिल का साफ आदमी हूँ, मैं डांटूंगा ऐसे भी नहीं तुम्हें, ठीक है ना। मतलब आई वेलकम एनीवन हु आस्क क्वेश्चन, तो उससे कोई क्लास इंटरेक्टिव होता है ना, उससे ये चीज़ है। सो आगे बढ़ते हैं। तो क्या 4th हो गया,
5। पांचवा पोर्शन जो है वो जो है आपका स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। सो जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस से, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है ना, हो सकता है लोग अपने तरीके से बताएं, आप एनालिसिस करो, आपको पता चलेगा। ये सब मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एनालिसिस किया तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सो आपके पास पेपर है, आपके पास सिलेबस है, यू कैन ऑल्सो डू सेम एनालिसिस। सो 4 क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के। स्टोकेस्टिक प्रोसेस से गेट 2023 में 4 क्वेश्चन आए 6 मार्क्स के। छठा टॉपिक है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, है ना। इन्फेरेंस 2 तरह के होते हैं, मैं बता दूं स्पेशली जैम वाले बच्चों को। इन्फेरेंस 2 तरह के है ना, एक पैरामीट्रिक इन्फेरेंस, एक नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस। तो पैरामीट्रिक इन्फेरेंस वो होता है जो जैम के सिलेबस में है, जहाँ पैरामीटर्स आते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में पैरामीटर का उतना वो रिलेवेंस नहीं रहता, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर फ्री होता है। तो सो नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस, ठीक है ना, नॉन पैरामीट्रिक। सो यहाँ पे आपके पास है स्टैटिस्टिक्स लिखा है। तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है, इससे 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। अब ये सब भी अगर आप पूरा पढ़ लो, पढ़ने में मान लो 1 महीना लगाए, ये भी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी से नहीं होंगे। मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप कर लोगे, क्योंकि इसका लेवल डिफिकल्ट है, तो आपको उस लेवल का स्टडी चाहिए। सो 7th है हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस, सो इसके है 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स, ठीक है। सो टोटल 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स। और 8वां टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस, है ना। सो रिग्रेशन एनालिसिस, इसके टोटल 2 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के, ठीक। तो आप देख लो, जो नॉन जैम सिलेबस है, जैम के अलावा जो सिलेबस है वो ये है 6, 4, 10, 14, 16, 3, 19 नंबर के ये हो गए। और एप्टीट्यूड तो मैं मानता हूँ कोई बच्चा कर सकता है, क्योंकि उसका कोई लेवल नहीं है, एप्टीट्यूड तो बेसिक है। सो एटलीस्ट ये 19-20 नंबर का, 19, ठीक है। बार तो मैथ भी करना, 100 मार्क्स आ रहा नहीं आ रहा, मेरा तो आया हुआ है 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सो टोटल अगर बात करें, सो टोटल जो गेट में होता है 65 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। अभी मैं ये पीडीएफ भेजूंगा, इसका पीडीएफ अभी ग्रुप में भेजूंगा, मैं जो लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ भेजूंगा, जो क्लास चल रही है रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो आप देख सकते हो। सो चलिए, तो कोई क्वेरी रह गई इसके रिगार्डिंग? अभी मैंने बताया आपको जैम 2023 में सिलेबस के हिसाब से किस टॉपिक से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आए, गेट 2023 में सिलेबस के हिसाब से किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आए। किसी के पास कुछ क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप पूछिए। सो आगे कोई क्वेश्चन नहीं, तो ऐसी ना, रात का टाइम है, नींद आने वाला टाइम है, तो बात करोगे तो ठीक है, अदरवाइज नींद आ जाएगी। एक तो पहली बार जब बैठ रहे हो तो एकदम ऐसे बैठे, ऑफलाइन क्लास में बैठते हो ना तुम, टेबल कुर्सी लगा के पेन पेपर लेके बैठो सामने, मान लो मैं, है ना, मेरी आत्मा तुम्हारे सामने खड़ी है, ऐसा मान लो। डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पढ़ो कि लाइक मैं सामने से देख रहा हूँ। सो सिंसियरली मतलब, है ना, वरना कोई फायदा नहीं है। चलो, तो ये तो हो गया आपके एनालिसिस। ठीक है ना, तो कितने 28 नंबर हो गए ना, सॉरी यहाँ तो 21 नंबर, ओके ठीक है। सो ये तो हो गया आपके एक्चुअली अभी जो मैंने बताए वो आपके हो गया जैम 2023 और गेट 2023। अब आते हैं जैम 2022 और गेट 2022। जैम 2022 से पहले 40% मैथ्स 60% स्टैट्स था, तो उसके एनालिसिस का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो अब नहीं है। अब एनालिसिस अब क्या है, सिलेबस 70% स्टैट्स 30% मैथ्स। तो 22 में ही वो हुआ था, 22 में चेंज हुआ था, 22-23 में ये चल रहा है। 24 में भी आपका अभी आएगा, वेबसाइट बनेगी, नोटिफिकेशन आएगा, तभी पता चलता है कि इस बार क्या चेंजेस हुए। तो अभी तो वही फॉलो करना पड़ेगा जो अभी 23 में था। ओके,
सो अब आते हैं जैम 2022 पे। ठीक, एमएस। सो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, सिलेबस तो आप देख ही चुके हो, मैं सीधा लिख देता हूँ। तो इसमें जो है जो पहला टॉपिक था सीक्वेंस एंड सीरीज, जो सीक्वेंस एंड सीरीज है इसमें, ठीक है, जो सीक्वेंस सीरीज है इसके 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। दूसरा टॉपिक आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे आए थे 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तीसरा टॉपिक आपके पास है, आप साथ में लिख भी सकते हो, अगर कोई लिख रहे हैं तो मैं स्लो हो जाऊंगा, आप बोलोगे तो मैं वेट करूंगा, सो आप लिख भी सकते हो साथ में। सो तीसरा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, इसके टोटल 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स। फोर्थ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सो इससे टोटल 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और पांचवा अब ये हो गया मैथ्स पोर्शन, ठीक है, पर मैथ्स पोर्शन देख लो, सही है। 30 नंबर ओके है, सो 30 मार्क्स ओके ना, 14 + 6 20 + 10, सो टोटल 30 मार्क्स, 6 3 9 3 12 6 18 18 क्वेश्चंस है ना, तो टोटल 18 क्वेश्चन 30 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है मैथ्स पोर्शन का। अब स्टैट्स पोर्शन में आएंगे तो इसी में कंटिन्यू कर देता हूं। सो अगला है पांचवा बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी पोर्शन है आपका, उस प्रोबेबिलिटी से आया 5 क्वेश्चन 9 मार्क्स के, सो 5 क्वेश्चन 9 मार्क्स। जो 6 टॉपिक है आपका यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा इसमें मैंने साथ में कर दिए हैं, यूनिवेरिएट एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट एक साथ कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं 23 वाले पेपर अलग अलग किया था, यूनिवेरिएट और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट को अलग अलग किया था, इसमें एक साथ लिख दिया है। सो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सिलेबस में अलग अलग है ना, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का कंटेंट अलग है, फिर उसके नीचे स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो हो सकता है आपको ना समझ आए, तो आप पूछ लेना कहीं समझ ना आए तो। सो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके टोटल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल जो इसके हैं 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स, 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स। फिर जो 7th है आपके पास मल्टीवेरिएट, यहाँ भी एक साथ कर दिया है, मल्टीवेरिएट एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट एंड स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट। सो इससे जो आए थे 9 क्वेश्चन, एक मिनट सेम ही है, अरे वाह, 9 क्वेश्चन 14 मार्क्स। सो इस तरह से। और अगला है लिमिट थ्योरम्स, सो लिमिट थ्योरम्स, इससे 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, सो 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक। और अगला है सैम्पलिंग, ये 8वां पॉइंट था, 9वां पॉइंट है सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग में जो है 5 क्वेश्चन 9 मार्क्स। एंड 10वां है एस्टिमेशन, सो एस्टिमेशन से है 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक है, 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टेस्टिंग हो गया, सॉरी एक मिनट, अच्छा इसमें भी सेम ही है। 11th टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सो इससे भी 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अब आप ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो, हमने ऐड किया हुआ है, सो टोटल आपको पता ही है। सो टोटल होगा यहाँ पे 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सो ये कंट्रीब्यूशन रहेगा जैम 2022 में। अब आता है गेट 2022 का। तुमसे यार बड़े बोरिंग बच्चे हो, कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। सो ओके, आगे गेट 2022 का देख लेते हैं।
2022 स्टैटिस्टिक्स। ओके, बहुत मेहनत लगाई इसमें मुझे, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन इसमें पूरा देखना। सो जो पहला पोर्शन है, जैसे कि आप जानते हो एप्टीट्यूड। सो जो एप्टीट्यूड है उसमें पता ही आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स का, मतलब 5 क्वेश्चन 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, टोटल 10 क्वेश्चन 15 नंबर के हो जाएंगे। फिर कैलकुलस पोर्शन जो सिलेबस में लिखा है, कैलकुलस, इससे आए 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तीसरा मैट्रिक्स थ्योरी जो लिखी है सिलेबस में, उससे आए 6 क्वेश्चन 9 मार्क्स। फोर्थ प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैट्स जैम वाला, ठीक है ना। सो जैम के सिलेबस में जो 70% स्टैट्स पोर्शन है, मतलब मार्क्स जो आते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन गेट में क्या है, प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जैम का जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन टोटल है, तो वो इसमें आया 2022 में। पिछला बार क्या था, 30 क्वेश्चन और 45 मार्क्स के थे। 2023 वाले में, 22 वाले में क्या है, 27 क्वेश्चन और 43 मार्क्स के, तो 27 क्वेश्चन थे और 43 मार्क्स थे। और जबकि 2023 में क्या हुआ, 30 क्वेश्चन थे और 45 नंबर के थे। वो तो डिपेंड करता है कि 1 मार्क्स वाले ज्यादा आए कि 1 मार्क्स वाले कम आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे। सारे पूरा जैम के पेपर या गेट के पेपर में हर क्वेश्चन या तो 1 नंबर का या 2 नंबर का, कोई 3 मार्क्स का नहीं होता, इस तरह से। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी पोर्शन जो जैम का है, 27 क्वेश्चन 43 मार्क्स के। ओके, अब बचे पांचवा, जो पांचवा है क्या, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में 6 क्वेश्चन 7 मार्क्स। एंड जो 6th वाला है नॉन पैरामेट्रिक, सो नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस या स्टैटिस्टिक्स, सो इससे आए 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है। और 7th मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स। और लास्ट टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। सो रिग्रेशन अगेन ये रफली है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसका हो सकता है उसमें चला गया, उसका इसमें चला गया, 1-2 नंबर ऐसा हो सकता है कि वो, मतलब मैंने आइडेंटिफाई करने में गलती किया हो कि, है ना, रिग्रेशन के क्वेश्चन को मैंने गलती से नॉन पैटर्न में डाल दिया हो, नॉन पैरामेट्रिक में, इस तरह से हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, अगर होगा भी तो, अदरवाइज नहीं होगा। सो एक एनालिसिस यही है। और रिग्रेशन के टोटल 4 क्वेश्चन थे और कितने मार्क्स के, 7 नंबर के। सो यहाँ भी आप देखो एक्स्ट्रा जो है कितने हैं, 23 नंबर का, 7 7 14, हाँ तो ये 23 मार्क्स है ना, पर 23 मार्क्स की होगी, 15 एप्टीट्यूड होगा, बाकी तो जैम वाले हैं। यहाँ 61 वाला ये पोर्शन हो गया, मतलब वही 60-65% अराउंड जो जैम पूरा सिलेबस है वो गेट में 60-65 के बीच में रहता है, इस तरह से। सो चलो एक बार तो बता दिया मैंने, तो गेट और जैम का मैंने बता दिया तुम्हें। पेपर पैटर्न क्या होता है। सो अगर मैं पूछूं पेपर पैटर्न क्या है, तो जैम का पैटर्न क्या है कि 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के ये हो गए। 2 मार्क्स वाले, एक बार देख लेना पूरा पूर्णा चाहिए, एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 ये हो गए। 2 मार्क्स वाले एमएसक्यू के 10 क्वेश्चन होंगे, तो 20 मार्क्स ये हो गए। और 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आंसर टाइप 10 क्वेश्चन होंगे। सो 1 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल आंसर 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 मार्क्स ये हो गए। और 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल आंसर टाइप 10 क्वेश्चन होंगे, कितने हो गए, 20। देखो 100 हुआ क्या। सो इसको ऐड करो, ये 100 आना चाहिए, और इसको ऐड करो, ये 60 आना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन 60 और 100 मार्क्स। सो 60 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, फाइन है।
तो ये हो गया आपका जैम का पैटर्न एग्जाम का। ये एमएसक्यू जो आप देख रहे हो इसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, एक करेक्ट हो सकता है, दो या दो से ज्यादा भी। अभी ये एनालिसिस मैंने गेट में देखा ही नहीं। सो गेट में ऐसा था कि 1 से 35 तक 1 मार्क्स वाले थे ना, 1 से 35 तक 1 मार्क्स वाले थे और 36 से 65 तक 2 मार्क्स वाले थे। कितने हो गए? 35 इंटू 1 कितना हो गया? 35। और ये कितने बचे? 30 30 उन्हें 60। नहीं कुछ तो नहीं वो गलत कर दिया। 11 से 35, 1 से 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स वाले होंगे। ओके बता देता हूँ। सो 1 से 5 के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वो 1 मार्क्स के एप्टीट्यूड के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 2 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 35, ठीक है ना, उसमें ऐसे ही लिखा है पेपर में। एग्जाम में सेक्शन वाइज आता है, पहले यही होगा पहले, उसके बाद मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये होगा, 21 to 30 ये होगा, 31 to 40 ये होगा, 41 to 50 ये होगा, 51 to 60 ये होगा। ये ऑर्डर यही है, ये गेट का ऑर्डर बता रहा हूँ। 1 to 5 एप्टीट्यूड के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 6 to 10 एप्टीट्यूड के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ ये मैं। फिर 11 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन तक 1 मार्क्स वाले होंगे, टोटल 35 क्वेश्चन हो गए ना। सो एक बार चेक कर लो, मैं सही बता भी रहा हूँ ना। तो लाइक 60 30 90 95 और इधर 110 नंबर कैसे हो गया? एक मिनट चेक कर लेता हूँ ना, किसका इसमें लगा किया नहीं है ठीक से। सो 11 to 35 कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 20 60 और ये हो गए टोटल 5 मार्क्स 10 मार्क्स। अरे तुम लोग हो क्लास में कि नहीं? पढ़ाना बोलो हो। यस सर। हाँ तो बीच में कुछ बोला करो। सो 1 to 5 5 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स का ये हो गया। 6 to 10 5 क्वेश्चन 2 नंबर का 10 मार्क्स के। 11 to 35, तो 11 35 कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? बताओ कितने हुए? 24 क्वेश्चन। हाँ तो 11 से 35 25 ना, 11 से 35 छोड़ के नहीं, 11 को इंक्लूड करके। हाँ तो 25 क्वेश्चन हो गए टोटल आपके, और ये ईच 1 मार्क्स के हैं, ईच 1 मार्क्स के, ठीक है ना। सो टोटल 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो गए। सो लाइक सो ये टोटल कितने हो गया? 25 ये हो गया। और 36 से 65, तो ये तो वही हो गया 36 से 65, 35 छोड़ दो तो लाइक 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो ये 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, तो 60 टोटल हो गए। सो अब देखो इसका सम 100 आना चाहिए, है ना। चेक करो 100 आ रहा है क्या? ठीक है ना, फाइन फाइन, चलो हो गया एक्चुअली। सो इस तरह से ये रहा पेपर के बारे में, कि गेट के बारे में, ये जैम के बारे में, जैम एमएस, और ये गेट के बारे में। गेट का भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा? यस इसी के अंदर वो एक्चुअली वो क्या रहते हैं, वो सफल्ड रहते हैं। वो दिक्कत ना गेट में, यही दिक्कत होता है कि लाइक एमसीक्यू एमएसक्यू एनएटी यहाँ भी आते हैं, लेकिन ये सफल्ड है। यहाँ क्या है कि इन्होंने वो कर रखा है, अलग कर रखा है कि पहले 10 क्वेश्चन एमसीक्यू ही होंगे, तो एमसीक्यू का मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। एमसीक्यू 2 मार्क्स वाले होंगे अगले 20 क्वेश्चन, अगला 10 क्वेश्चन एमएसक्यू होगा। एमएसक्यू का मतलब एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और उसके बाद एनएटी होंगे 1 मार्क्स वाले, जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नंबर्स आंसर आएंगे, नंबर्स फिल करने हैं आपको वहाँ पे, ब्लैंक्स पे मतलब एंटर करना होता है उससे, यूँ समझ लो कीपैड से, या उस पर रहता है वर्चुअल कीबोर्ड, उससे आपको एंटर करना होता है। और इन दोनों एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, मतलब अलाउड इन द सेंस स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर रहेगा, तो वहाँ कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करना हो, ई लॉग पाई, मतलब इस तरह से साइन सब वो रहेगा उतना, उस तरह से सुपरवाइजरी जरूरत पड़ती है तो, है ना, तो वो वहाँ रहेगा। स्क्रीन पे कैलकुलेटर अलाउड है जैम और गेट दोनों में। सो मतलब ये बोल रहा हूँ, यहाँ एकदम अरेंज्ड वे में, यहाँ सफल्ड है। सफल्ड इन द सेंस क्या है कि इन लोगों ने ऐसा फिक्स नहीं किया कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, ये एमएसक्यू होगा, ये एनएटी होगा। बस ये है कि मैंने कहा पहले से 5 एप्टीट्यूड 1 मार्क्स वाले, अगले 5 एप्टीट्यूड 2 मार्क्स वाले, अगले 11 से 35 तक 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले होंगे। इसी में अब एमसीक्यू भी होगा, एमएसक्यू भी होगा, एनएटी भी होगा। अब पर्टिकुलरली तुम्हें ऐसा नहीं लिख रखा कि फॉलोइंग क्वेश्चन एनएटी, आपको देख के पहचानना है।
इस तरह से वहाँ लिखा होगा इज करेक्ट तो एक ही करेक्ट होगा, इज और आर लिखा होगा तो मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। तो वहाँ आपको एमसीक्यू एमएसक्यू में खुद ही डिसाइड करना पड़ता है गेट में कि एमसीक्यू है कि एमएसक्यू है। यहाँ बता रखा है कि क्वेश्चन 31 से 40 ही एमएसक्यू है, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है। और ये 36 से 65 2 मार्क्स वाले होंगे, ऐसा पैटर्न है एक्चुअली। ओके, तो मैंने एग्जाम के बारे में जितना हो सकता था इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आप लोग बताइए क्या और जानना है और क्या और बताना है। ठीक है, सर बैक कर दीजिए ना। बैक कर दे ये वाला, नहीं सर और एक मिनट बताना कहाँ तक, कौन सा वाला? बस यही पर सर, यही वाला। हाँ ठीक है, तो जिन लोगों को अच्छे रिजल्ट चाहिए शुरुआती से ही एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करो। एक एक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आने चाहिए। नए क्वेश्चन आए तो भी इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए एग्जाम तक, कर दोगे। फिर एंड में कुछ टेस्ट दो। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ हर संडे एक टेस्ट रखेंगे 10-15 क्वेश्चन का, जो उस वीक में होगा। तो गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेंगे तत्काल, क्या करना है 10 क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे का टेस्ट रखेंगे। इस तरह से टॉपिक वाइज का टेस्ट होता रहेगा। फिर एंड में ईयर वाइज भी प्लान करते हैं, मतलब फुल लेंथ। तो ये 2022 का पैटर्न था, ठीक है ना, ये 2022 का था। 23 का तुम देखोगे तो ये तो 22 का है, 23 का ये था, है ना, ये 23 गेट का है और ये 23 जैम का है। यहाँ से स्टार्ट किया था ना। तो ये सब 23 जैम का है। ये जैम का था ना, तो ये था। ओके, सो कल से कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आज कुछ पढ़ाना मैं चाहता नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ऐसी इंटरेक्शन रखता हूँ। बाकी मैं आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ, आप लोगों ने भरोसा किया और मैं आपके भरोसे से बेहतर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। टीचिंग मेरा पैशन है, मतलब मजबूरी में आया था, लेकिन अब मेरा पैशन है। तो वैसा नहीं कि अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वैसे कुछ वो है, तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये चीज़ है। सो इसलिए पढ़ाता हूँ। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना मैं महंगा फीस रख सकता था। मैं और भी कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। एक अपना तो चल ही रहा है, साथ में और भी कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जो मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर है, वहाँ भी मैं क्लासेस लेता हूँ, है ना। वहाँ आर्ली उनको मैं 2000-3000 पर आवर लेता हूँ उससे चार्ज, मैं पढ़ाता हूँ वैसे। सो इस तरह से है, लेकिन वहाँ भी मैं ही पढ़ाता हूँ। उनका फीस क्या है, 40,000 45,000 रुपये, इस तरह की उनका वो है, फीस है। सेम कंटेंट जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वही वहाँ पढ़ाऊँगा। यहाँ मैं जैम का फीस 7,500 में पढ़ाऊँगा, वही चीज़ वहाँ 45,000 में पढ़ाता हूँ। गेट का भी यहाँ पे 10,000 रखा है बस मैंने, वहाँ पे गेट का 50-60,000 फीस होगा, इस तरह से होगा। ओके, So MTech में पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक एंड मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में डिफरेंस क्या है, लाइक MTech वर्सेस एमएससी? अच्छा, एमटेक वर्सेस एमएससी। एक तो पहले बात तो क्वालिफिकेशन का है कि एमएससी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बीएससी स्टैटिस, हालांकि बीटेक वाले भी कर सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने बीटेक करके उन्होंने एमएससी किया है। इवन एक कार्तिक है अभी, वो आईआईटी मद्रास से बीटेक किया था, वो आईआईटी दिल्ली से एमएससी मैथ्स में किया बाद में। सो ऐसे लोग भी हैं जो बीटेक करके एमएससी करते हैं। बीटेक करके आप एमटेक कर सकते हो, लेकिन बीएससी करके एमटेक नहीं कर सकते। बीएससी वाला एमटेक नहीं कर सकता, लेकिन बीटेक वाला एमटेक कर सकता है। और मुझे लगता है कि एमटेक का ज़्यादा एक्सपोजर है दैन एमएससीज। एमटेक हैज़ मोर स्कोप दैन एमएससीज। लगता है क्या, सच्चाई भी है, क्योंकि एमएससी करके लोग एमटेक करने आते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैं एग्जाम्पल आता हूँ, मैं खड़गपुर में हूँ। खड़गपुर में कोर्स है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही चलाती है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेल्प से। मतलब जो मेन कोर्स है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट रन करती है, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। उसका एडमिशन गेट मैथ्स एंड गेट स्टैट्स के थ्रू होता है। और इसमें क्या है कि मेरे कई सारे दोस्त जो आईआईटी दिल्ली से एमएससी किए थे, वो एमएससी करके यहाँ एडमिशन लिए उन्होंने। जैसे 18 से 20 में, कुछ 19 से 21 में, कुछ 20 से 22 में अभी निकले हैं, और सबका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। कुछ अंशुल पाल था, उसका वॉलमार्ट में है, शायद उस समय उसका 28 लाख पे प्लेसमेंट हुआ था जब वो जस्ट निकला था।
शुभम अग्रवाल है वो सैमसंग में है, उसका भी आई थिंक 25 लाख के अराउंड था पैकेज। सो वो लोग जो एमएससी पहले किए मैथ्स में, फिर बाद में एमटेक किए यहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग खड़गपुर से गेट के थ्रू। तो ऐसे लोग भी हैं जो करते हैं, कुछ लोग बीटेक करके भी करते हैं, कुछ लोग एमएससी स्टैट्स करके भी एमटेक करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जी। लेकिन है आगे लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कई बार लोग हारना नहीं है, मतलब थोड़े से कई बार क्या होता है आपको सक्सेस थोड़ा लेट से मिलेगी, है ना, तो उस कोई दिक्कत नहीं, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप फिर सक्सेसफुल जब हो गए तो वो सबका हिसाब एक पर बराबर हो जाएगा ना, उस लेवल की चीज़ें मिलेगी आपको, है ना। सो उस तरह से है। सो कब लाइफ में कितना अच्छा कर जाओ कोई नहीं जानता, बस आपको कंसिस्टेंटली वर्क करने हैं जो आप करना चाहते हो उसमें, क्योंकि इंटरेस्ट से करोगे तो मज़ा आएगा, ज़बरदस्ती करोगे तो मज़ा आएगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक चीज़ आपको डिफरेंस बताता हूँ मैं बाकी टीचरों में, बहुत सारे टीचर है जो पैसों के लोभ से पढ़ाते हैं, तो उनका टीचिंग स्टाइल देखो उनका मनी ओरिएंटेड है, तो वो उस मजे से पढ़ा नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पैसों में, इसलिए वो पढ़ा रहा है। हम जैसे लोग क्या है, हमें इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ा रहे हैं, फिर पैसा खुद ही आ रहा है। तो हम अगर कोई बच्चा फीस नहीं भी देता, आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम फीस दिए हैं, है ना, पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है यार, मतलब कहा उस तरह से तुम पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं, क्या ही लॉस है हमारा, इस तरह से है। तो मतलब कोई वो नहीं, जो अफोर्ड कर सकता है ठीक है, नहीं कर सकता तो भी पढ़ो, क्या ही दिक्कत है, ये सो मतलब मजे लेके काम करो, जो कर रहे हैं जिसमें मजा आ रहा है मजे लेके काम करो, है ना, बाकी पैसे तो खुद ही आ जाएंगे। और वो लोग जो पैसों के इंटेंशन से चीजें स्टार्ट करते बहुत आगे तक जाते नहीं, वो बीच में खत्म, वो डिसअपॉइंट होकर खत्म हो जाते हैं इस तरह से। तो कल से क्या स्टैट्स का पढ़ेंगे या फिर कल मैथ्स पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ये शेड्यूल रखते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टार्ट, जैसे लोगों ने बताया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथ्स पोर्शन करते हैं। कुछ पढ़ के भी आना होगा? जी जी तो कुछ पहले से ही करना होगा? हाँ पहले से पढ़ लो, इजी है। जैसे मान लो मैं कल सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आप सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th में भी है, आपको याद होगा 11th क्लास में है ना सीक्वेंस, हाँ यस यस। हाँ थोड़ा बहुत उसका भी आएगा यूज, तो वो आप बेसिक्स देख सकते हो, भाई कराएंगे तो यहाँ पे यूज होगा तो हम करेंगे ही, तो उस तरह से। सो कल मैथ्स पोर्शन करते हैं कल से, और फिर स्टैट्स पोर्शन वो करेंगे, या अगर चाहो तो कल हम इस वीक में हम ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे स्टैट्स कर सकते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ करते हैं, फिर अगले वीक से एक्सचेंज कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं। मतलब कल हो सकता है हम स्टैट्स से स्टार्ट कर लेते हैं, तो कल क्या है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे स्टैट्स करते हैं, और क्या बचेगा, मंडे तो हो ही गया आज खत्म, वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टैट्स और ट्यूसडे मैथ्स। ठीक है, चलो फिर कल मैथ्स से करते हैं। हाँ तो शेड्यूल ठीक रहेगा, ओके नो प्रॉब्लम, तो आप ऐसे भी कर सकते शेड्यूल, हाँ एक शेड्यूल फिक्स रहेगा ना, क्या दिक्कत है, सही है। तो ठीक है, एक शेड्यूल फिक्स रहेगा, लाइक शेड्यूल ये है कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथ्स पोर्शन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टैट्स पोर्शन, ये चलता रहेगा पूरे साल। फिर कोर्स बताऊंगी बाद में, फिर वही रिवीजन एंड क्रैश कोर्स, फिर टेस्ट चलता रहेगा बीच में। ओके, सो आई थिंक आज ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं कुछ, बस क्वेरीज था, और कुछ क्वेरीज आपके पास है तो आप पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, और चलो अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद पढ़ाने को मिला है, क्योंकि बीच में मैं उस पर पढ़ा रहा था, सो आज से इस पे स्मार्ट बोर्ड पे शुरू किया हूँ, तो ठीक लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे बीच में, सर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओगे कि ऐसे पढ़ाओगे, तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे भाई, इतना मेहनत की है, पिछले 4 साल से जैम स्टैट्स पढ़ा रहे हैं, तो इतने तो है कि तो अफोर्ड कर सकते हैं इतना। चलो ठीक है फिर, हाँ आज यही खत्म करते हैं। कल 9 to 11 फिर से, डेली 9 to 11 है, तो अभी मैं ये नोट्स भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और नेक्स्ट कल से कंटेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी जी सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट करेंगे जी। अभी जैम का सिलेबस कवर करेंगे, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा टीटीएस में मैथमेटिक्स पोर्शन जैम वाला जो मैथ पोर्शन है, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्टैट्स पोर्शन जो जैम वाला है। पहले एक बार जैम का 100% कवर हो जाए, तो जो गेट वाले लोग भी हैं उनकी भी तैयारी हो रही है, आप ऐसा नहीं सोचना कि जैम पढ़ रहे हैं, उससे आपकी भी जो 60-65% गेट का सिलेबस जैम से ही हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक हम वापस आपका बैच अलग कर देंगे, फिर हम देखेंगे गेट के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है जो रह गया, तो वो अलग से डिस्कस करेंगे हम, इस तरह से गेट वाले बच्चों के साथ अलग से। फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी ऐसा ही होगा, एक बार हम कॉमन डिस्कस करेंगे जैम गेट का एक साथ, जो जैम वाला टॉपिक है पूरा जैम और गेट में जैम वाला पोर्शन एक साथ डिस्कस करेंगे। फिर गेट का जो सिर्फ है तो उसको हम गेट वाले को अलग करें, क्योंकि जैम वालों को गेट एक्स्ट्रा पढ़ाया क्या ही फायदा, क्यों उनका टाइम वेस्ट करवाए हम, क्योंकि उनका इंटेंशन तो गेट का है नहीं, क्योंकि आपका गेट का इंटेंशन है, तो गेट जिनका इंटेंशन है उसमें जैम भी बेनिफिशियल है वो, सो इसीलिए जैम कराएं। तो जब गेट का जो एक्स्ट्रा चीज है जो जैम से बाहर की है गेट में, तो वो सिर्फ जैम सिर्फ गेट वालों को कराएंगे वो चीज़ हम, तो वो बैच अलग कर देंगे सेपरेट बाद में।
ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल 9 to 11 जी। गुड नाइट, चलिए गुड नाइट। तो थैंक यू। जी थैंक यू।